I loved Grandma White, Karen, Emily, and Lauren very much. I will miss them until the end of my days. Lynn Denton spoke of her grandmother, her two nieces, and her sister, the four women brutally murdered 2 years ago in Burlingame, Kansas. I still want to pick up the phone and call her. When the phone rings, I want to hear her cheery voice say, "Hi, sister." हेलो एवरीवन, माय नेम इज SRP एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। आज का केस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है एंड ये ज़्यादा साइकोटिक नेचर की तरफ लीन होता है और एक ऐसे मौत पर लाइट डालता है जिसमें एक कंट्रोलिंग बाप एक फ्रस्ट्रेटेड पति गॉड कॉम्प्लेक्स या इंसैनिटी की वजह से अपना दिमाग खो देगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने मुझे लास्ट वीक UPI पे डोनेट करा था एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मुझे इतने सारे डोनेशन आए। अगेन इट्स नॉट नेसेसरी बट इट रियली हेल्प्स मी आउट अ लॉट। मैं अपने ज़्यादातर केसेस भी UPI से लेता हूँ, सो इफ यू वुड लाइक टू डोनेट टू मी देयर इज माय UPI ID इन माय डिस्क्रिप्शन। इस केस की शुरुआत से ही तुम्हें ये पता होगा कि किसने किसको मारा है, पर जो स्टेप्स है इन मौत को लीड करते हुए दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड जेम्स क्रेग केलर। James Craig Keller was born on January 15th, 1963, Kansas, USA. Wayne and Patricia बहुत खुश थे जेम्स के पैदा होने पर। जेम्स उन दोनों के लिए एक नया स्टार्ट था क्योंकि वेन एंड पेट्रिशा बहुत हार्डशिप से गुजर रहे थे। जेम्स वेन एंड पेट्रिशा का पहला बेटा था एंड दे हैड अ सेकंड सन आल्सो एंड हिज नेम वाज क्रिस। जेम्स क्रेग केलर स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर था पर उसकी एक्टिविटीज की वजह से नहीं, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था इसीलिए। एंड उसका मिडिल नेम क्रेग स्कूल से ही बहुत पॉपुलर था। पढ़ाई में बहुत अच्छा होने की वजह से स्कूल खत्म होते ही उसे कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में एक सीट भी मिल गई थी जहां जेम्स ने इंजीनियरिंग पढ़ी। एंड अपने स्कूल को कैरी ऑन करते हुए वो कॉलेज में भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक्चुअली उस कॉलेज के जो टॉप 7 स्कॉलर्स थे वो उनमें से एक था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एंड ब्राइट थी, तो कॉलेज में जेम्स के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। इट वॉज हार्ड नॉट टू नोटिस हिम देयर। जहां स्टूडेंट्स अपना इंजीनियरिंग कोर्स छोड़ रहे थे वहीं जेम्स हर एक डिपार्टमेंट में एक्सेल कर रहा था। जब जेम्स के कॉलेज का लास्ट ईयर पास आया तो वो फर्स्ट ईयर की गिटार प्लेयर से मिला, कैरन केलर। कैरन भी बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा ब्राइट और एक्सट्रोवर्टेड लड़की थी। तो जब ये दोनों मिले देयर वाज एन इंस्टेंट कनेक्शन बिटवीन देम। पढ़ाई में भी अच्छे एंड देन अ पॉपुलर गिटार प्लेयर। जीसस, गॉड रियली हैज हिज फेवरेट्स। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस जेम्स एंड कैरन अपने कॉलेज के पावर कपल थे। अगर तुम लोगों ने रिवरडेल देखा है सो जस्ट इमेजिन कि इन दोनों की लाइफ एग्जैक्टली रिवरडेल जैसी थी। सब इन दोनों से प्यार करते थे, इन दोनों की रिस्पेक्ट करते थे एंड इन अ गुड वे इनकी रिलेशनशिप से जलते भी थे। कॉलेज खत्म होने के बाद जेम्स ने अपने आप को फाइनेंशियली काफी सिक्योर रखा। वो कॉलेज से ही कैंसस के इंजीनियरिंग फर्म के लिए चूज हुआ था जहां उसे बहुत हाई सैलरी मिल रही थी एंड वो मल्टीपल हाई प्रोफाइल जॉब्स भी करता था एंड साइड में वो अपनी रिसर्च भी करता था। मल्टीपल जॉब्स करने की वजह से एंड मल्टीपल लोगों को मिलने की वजह से जेम्स को उसके एरिया में काफी लोग जानते थे एंड ये सब लोग इतने ज्यादा क्लोज थे जेम्स के कि अगर कोई मुसीबत आ जाए उन पे तो वो सबसे पहले जेम्स को ही कॉल करते थे। उसके पास पैसा था तो उसने कैरन से कॉलेज से निकलने के 2 साल बाद ऑन 28 दिसंबर 1985 में शादी कर ली। सब कुछ जेम्स की लाइफ में अच्छा ही चल रहा था। जेम्स अमीर था, वो पॉपुलर था एंड सब लोग उसे अच्छा मानते थे एंड ज्यादातर कपल्स उनकी मैरिज से जलते थे बिकॉज दे वर कॉलेज स्वीट हार्ट। पर हमेशा जैसा दिखता है वैसा एक्चुअली में होता नहीं। जेम्स ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा था जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावर हंग्री था। उसे हर एक चीज एक पर्टिकुलर वे में चाहिए होती थी। हर एक चीज परफेक्ट टाइम पे, परफेक्ट ऑर्डर में, परफेक्ट जगह पर ही होनी चाहिए थी। तो शादी के बाद कैरन जेम्स के लिए हर एक चीज परफेक्ट ऑर्डर में ही करती थी। घर कैसे साफ करना है, खाना कैसे बनाना है, कपड़े कहाँ रखने हैं, एवरी लिटिल थिंग वाज अकॉर्डिंग टू जेम्स ओनली। इस समय कैरन अपने काम से, अपनी लाइफ से और अपनी मैरिज से काफी खुश थी एंड मैरिज के 1 साल के अंदर ही उनकी बेटी होने वाली थी, एमिली केलर। एंड एज ए भगवान उनके साथ ऑलरेडी खुश नहीं था। एमिली के पैदा होने के बाद जेम्स को एक बहुत ही बड़ी जॉब का ऑफर आया। 1999 में जेम्स को टेक्सास से यूटिलिटी डायरेक्टर का जॉब ऑफर मिला एंड एक बड़ी जॉब के साथ एक बड़ा पेचेक भी आता है। तो जेम्स ने ये डिसाइड करा कि हमारी बेटी हो रही है एंड मुझे एक घर भी लेना है, सो लेट्स मूव टू टेक्सास। पर उसने ये डिसीजन खुद से ही ले लिया था। कैरन जेम्स के लिए खुश तो थी पर उसे थोड़ा बुरा लगा अंदर से कि इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन उसने खुद ही ले लिया। रिगार्डलेस ऑफ दैट केलर पूरी फैमिली टेक्सास मूव हो गई विद एमिली। टेक्सास में काम करने के 6 महीने बाद ही जेम्स ने एक बहुत बड़ा मैंशन खरीद लिया एंड आने वाले साल में जेम्स एंड कैरन के 2 और बच्चे हुए, लॉरेन एंड शॉन। एमिली अपने पेरेंट्स जैसी ही
बहुत पॉपुलर थी एंड मोस्ट ऑफ इट वाज बिकॉज शी वाज प्रिटी। अपनी मॉम की तरह ही वो भी म्यूजिक में काफी इंटरेस्टेड थी। इनफैक्ट वो अपने स्कूल बैंड में गिटार और ड्रम्स भी बजाती थी। लॉरेन की बात करें तो वो अपनी बड़ी बहन जितनी पॉपुलर नहीं थी, पर स्टिल शी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। वो बहुत चुलबुली, अपने मन में अपनी दुनिया में जीने वाली लड़की थी एंड लॉरेन गाती भी थी। लॉरेन भी अपनी बहन के साथ उनके स्कूल बैंड में ही थी where she used to sing. And शॉन इस समय छोटा ही था, वो अपने सिस्टर्स के एकदम ऑपोजिट था, so he was shy and a quiet kid. पर लॉरेन एंड एमिली की वजह से ऐसा लगता था कि बीता हुआ समय अपने आप को वापस दोहरा रहा है। ये दोनों स्कूल में पॉपुलर थे, इजीली कहीं भी घुल मिल जाते थे एंड नेबर्स के सारे बच्चे इनके दोस्त बनना चाहते थे, एकदम कैरन एंड जेम्स के कॉलेज के दिनों की तरह। इस टाइम पर कैरन भी अपने नेबर्स से घुल मिल रही थी एंड वो अपने नेबर कम्युनिटी प्लानर का हिस्सा भी बन चुकी थी। सबको ये लगता था कि कैरन केलर बहुत खुश होगी अपनी लाइफ में, अपनी शादी से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से। पर सच्चाई ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जेम्स क्रेग केलर वाज अ सेक्सुअल फील्ड। कैरन के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग कैरन एक बहुत ही ज्यादा डिवोटेड वाइफ थी। वो बच्चों का ध्यान रखती थी, वो एमिली और लॉरेन को बैंड प्रैक्टिस में हेल्प भी करती थी। एंड शॉन इस टाइम पे छोटा था तो वो शॉन को नरिश कर रही थी। वो हमेशा जेम्स का घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार करती थी। तो ये सारी चीजें देख के उनके फ्रेंड्स को लगा दैट दे वर अ हैप्पी कपल। पर कैरन का अपने ही घर में दम घुटता था। शॉन के पैदा होने के कुछ टाइम बाद कैरन अपनी बहन से कंप्लेन करने लगी एंड ये सारी के सारी कंप्लेन्स जेम्स के बारे में ही थी। जेम्स के नेचर के अकॉर्डिंग जेम्स कैरन से बेड में स्पेसिफिक डिमांड करता था। जेम्स को हर रात 8 बजे कैरन के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने थे। इसके बाद हर रात 9 बजे कैरन को सो जाना चाहिए था विदाउट एनी फेल। हेल्दी सेक्स एक कपल के प्यार को कई सालों तक जिंदा रख सकता है, पर कैरन के लिए सेक्स बस एक ड्यूटी बन गया था, एक उलझन बन गया था। पर उसे ये सब कुछ जेम्स को खुश रखने के लिए और अपने बच्चों को किसी भी टाइप के ट्रॉमा से बचाने के लिए करना पड़ रहा था। इट डिड नॉट मैटर कि कैरन इस रिलेशनशिप में क्या चाहती थी, इस घर में बस जेम्स की ही चलती थी। और जेम्स का जो एक कंट्रोल था ये सिर्फ बेड तक ही सीमित नहीं था। जेम्स कैरन को घर के खर्चे के लिए अलाउंस देता था और वो कभी भी उस अलाउंस को एक्सीड नहीं कर सकती थी। नो मैटर व्हाट शी डिड, शी हैड टू स्टिक टू दैट बजट। अगर उनके बच्चों को कभी कोई चीज चाहिए होती थी तो जेम्स ये बोल देता था कि इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरी झंझट नहीं है, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, इसी में मैनेज करो। विच इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स सच अ वियर्ड थिंग। जेम्स टेक्सास इसीलिए आया था क्योंकि उसे एक बड़ी जॉब मिल रही थी और ज्यादा पैसे मिल रहे थे। हमें ये भी पता है कि वो साइड में कभी कभी जॉब्स भी करता था, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि उसके पास पैसे की कमी थी। नॉर्मली एक बाप अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए पैसे कमाता है। अगर ऐसा होता कि वो लोग गरीब थे तो समझ में भी आ सकता था, बट दे वर एक्चुअली रिच। उनके बच्चे भी अच्छे थे और ज्यादातर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड चीजें मांगते थे। पर जेम्स को अपनी बीवी की हैप्पीनेस से, अपने बच्चों की हैप्पीनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि कैरन को कुछ डिस्ट्रैक्शन चाहिए था अपनी लाइफ से और जेम्स से भी। तो उसने घर में ही बेकिंग शुरू करी। पहले तो उसने अपने केक्स को बेचने की नहीं सोची थी, पर जब उसकी नेबरिंग कम्युनिटी की मीटिंग में वो एक बार केक लेकर गई तो कई लोग उसे केक का ऑर्डर देने लगे, थिंकिंग कि ये उसके टाइम के अंदर ही है एंड उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। कैरन ने अपने केक्स बेक करना और उन्हें बेचना शुरू करा, जिसके पैसे से वो अपने बच्चों का सामान ला सकती थी और बचे हुए पैसे से उसने अपने पास के जिम में एक मेंबरशिप ले ली थी। तो कैरन ने जिम जाना शुरू करा और स्मार्ट तो वो पहले से ही थी। तो जिम में वर्कआउट करते करते वो अपने ट्रेनर से बहुत कुछ सीखने लगी और कुछ टाइम बीतने के बाद वो उस जिम में एक परमानेंट ट्रेनर बन गई थी। जेम्स ने कैरन को जिम के लिए कुछ नहीं कहा। ही वॉज फाइन विद इट एज लॉन्ग एज वो जेम्स के घर पहुंचने तक घर में वापस आ जाती थी। तो जेम्स को उसके बचे हुए टाइम से कोई मतलब नहीं था, विच वर्कड आउट इन कैरन्स केस। कैरन पावर हाउस नाम के एक जिम में काम करती थी एंड ये बहुत ही बड़ा जिम था जिसमें मल्टीपल एक्सरसाइजेस और मल्टीपल लेवल के लोग वर्कआउट करते थे और हर एक लेवल के लिए एक डिफरेंट इंस्ट्रक्टर था एंड इनमें से एक इंस्ट्रक्टर थी सनी और कैरन जिम में ही मिले थे। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये दोनों साथ में वर्कआउट करते थे और यहाँ से इनकी दोस्ती शुरू हुई। थोड़ा टाइम बीतने पर सनी और कैरन काफी क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे एंड दे वर एक्चुअली इंसेपरेबल। सनी और कैरन के बीच में फिजिकल रिलेशंस भी बने एंड कैरन को ये क्लियर था कि ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा है। तो डर से उसने अपने अफेयर के बारे में जेम्स को बताया। ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि जेम्स उसके हर एक चीज पर नजर रखता था एंड जेम्स के अप्रूवल के बिना कैरन कुछ भी नहीं करती थी। तो ये तो फिर भी एक अफेयर की बात थी जब वह पहले से शादीशुदा थी। बट टू हर सरप्राइज जेम्स को कैरन और सनी के रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि जेम्स कैरन की इस रिलेशनशिप को एनकरेज कर रहा था। कैरन को पहले इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और जब कुछ हफ्तों तक जेम्स ने उसे टोका नहीं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। सनी और कैरन खुश थे
और वो कई बार इंटीमेट भी होते थे, पर कैरन को अभी भी एक लिंगरिंग फीलिंग थी कि कुछ तो गड़बड़ है। सनी और कैरन अब एक प्रॉपर कपल थे। वो अपना ज्यादातर टाइम साथ में ही बिताते और जिम के बाहर भी मिलते थे, और ये सब कुछ जेम्स देख रहा था। तो एक दिन जेम्स ने कहा, दैट यू ओ मी अ फेवर। मैंने तुम्हें ये घर दिया, तुम्हें ये लाइफ दी, और तुम्हें किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी रहने दिया। जेम्स ने कैरन को कहा कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। कैरन ने जब पूछा कि क्या काम है, तो शी कुड नॉट बिलीव इट। जेम्स ने कैरन और सनी के साथ थ्रीसम करने के लिए कहा। इनफैक्ट उसने कैरन को कहा कि तुम सनी को थ्रीसम के लिए मना लो। पर जब दोनों सनी और कैरन ने जेम्स के इस ऑफर को मना कर दिया था, तो जेम्स को काफी गुस्सा आया। जेम्स अब सनी और कैरन के हर एक मूव पर नजर रख रहा था। वो किस टाइम पर जिम जाते, कब मिलते, हर एक चीज। जेम्स ने अपने सजेशन के बाद कई बार ट्राई करा कैरन को सनी से अलग करने के लिए, पर अब कैरन वापस अपने फ्री स्पिरिट वाले नेचर में आ चुकी थी। एंड वो जेम्स के साथ बस घर में इसलिए रहती थी क्योंकि उसे बच्चों का ध्यान रखना था। तो जेम्स ने सनी और कैरन को अलग करने के लिए एक प्लान बनाया। जेम्स ने कोलंबिया, मिजोरी, जो कि टेक्सास से करीब 10 घंटे की दूरी पर है, वहां अपनी करंट जॉब से एक लो पेड इनकम की जॉब ले ली, जस्ट सो दैट ही कुड सेपरेट कैरन एंड सनी। उसे पता था कि कैरन एमिली, लॉरेन और शॉन से बहुत प्यार करती है और वो अपने बच्चों को एक अफेयर के लिए नहीं छोड़ेगी। एंड सैडली जेम्स का ये प्लान काम कर गया। कैरन ने आखिर में अपने बच्चों को ही चुना, पर वो सनी से प्यार करती थी और उनका रिलेशनशिप मिजरी मूव होने के बाद भी चलता रहा। जब जेम्स काम पर जाता तो सनी और कैरन घंटों तक कॉल्स पर बात करते थे, और रात में वो एक दूसरे को ईमेल्स के थ्रू टेक्स्ट भी भेजते थे। ये चीज जेम्स ने देख ली थी। उसे दोबारा से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने कैरन को असॉल्ट करा, और गुस्से में उसने कैरन का फ्लिप फोन निकाल कर दीवार पर पटक दिया था। एंड इस बारे में सनी को पता चल गया था। सो ऑन 26 जनवरी सनी ने जेम्स को एक ईमेल लिखा, यू कांट फोर्स, थ्रेटन और ह्यूमिलेट कैरन like you did yesterday and expect her to love you for it. She's only staying with you because she believes that right now it is the best for kids. She does not love you, Craig. Not like you think she does. That's the problem with your marriage. Ask her and you'll see I'm right by the look in her eyes. ये मेल पढ़ने के बाद जेम्स और कैरन की रिलेशनशिप काफी खराब हो गई थी। वो काफी लड़ते और कई दिनों तक तो बात भी नहीं करते थे। It was very toxic, but things were about to get worse for both of them. कैरन के टेक्सास के कुछ दोस्तों ने न्यू ईयर ईव की पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली जेम्स और कैरन को भी इनवाइट करा था, पर ये पार्टी टेक्सास में होने की वजह से सनी भी वहां पहुंच गई थी। सनी को देखते ही कैरन ने उसका हाथ पकड़ा और वो पार्टी से अलग बैठ गए, जिसे देखकर जेम्स को अनकंफर्टेबल फील हुआ। जब जेम्स उन्हें ढूंढने गया तो उसने देखा कि कैरन और सनी सोफे पर बैठकर किस कर रहे थे, और अब जेम्स, कैरन और सनी का सीक्रेट सबके सामने बाहर आ चुका था, क्योंकि इससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि सनी और कैरन एक कपल थे। इन तीनों के बीच में पार्टी में ही काफी लाउड फाइट हुई, एंड ये फाइट कैरन का ब्रेकिंग पॉइंट था। कैरन ने सनी से कहा कि वो और घुट घुट कर नहीं रह सकती है एंड शी वांट्स अ डिवोर्स। तो न्यू ईयर ईव की पार्टी के बाद कैरन ने जेम्स के अगेंस्ट डिवोर्स फाइल कर दिया, एंड डिवोर्स के पेपर देखकर जेम्स गॉट वेरी स्कैर्ड। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके प्लान के अगेंस्ट, उसकी चॉइस के अगेंस्ट कोई चीज हो रही थी, एंड वो इस सिचुएशन को कंट्रोल भी नहीं कर सकता था। जेम्स वाज जेलस ऑफ सनी, तो उसने कैरन के घर वालों को कॉल करा और कैरन को एक विलन जैसे पोर्ट्रे करा। उसने कैरन की फैमिली से रिक्वेस्ट करी कि अपनी बेटी से बात करिए, शी हैज लॉस्ट हर माइंड। पर कैरन को तो डिवोर्स चाहिए ही था, और नेक्स्ट ईयर मार्च में उसने अपनी फाइलिंग प्रोसीड करी। जेम्स को लगा कि डिवोर्स के बाद कैरन उसका सारा पैसा और घर ले लेगी, पर कैरन को ये सब कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस बच्चों की कस्टडी चाहिए थी। बट आफ्टर दिस समथिंग वियर्ड स्टार्टेड टू हैपन टू जेम्स क्रेग केलर, एंड यहाँ से ही जेम्स की असली कहानी शुरू होती है। सो लिसन केयरफुली। डिवोर्स से पहले जेम्स एक कंपोज मैनिपुलेटिंग आदमी था। कोई भी सिचुएशन हो जाए वो अपना कंपोजर कभी भी नहीं खोता। पर जैसे ही कैरन ने अपने डिवोर्स के पेपर जेम्स के पास भिजवाए, उसका नेचर बिल्कुल ही चेंज हो गया। वो अजीब सी बातें करने लगा और उसने कैरन को घर में मारा भी, जिसकी वजह से उसे हाउस असॉल्ट के लिए अरेस्ट कर दिया गया था। पुलिस स्टेशन में जेम्स ने कहा कि वो अपनी वाइफ को बस हक कर रहा था, बट फ्रॉम कैरन्स पॉइंट ऑफ व्यू वो उसकी हड्डियां तोड़ना चाहता था। उसने अपने बाइसेप्स और फोर आर्म्स पर चोट के निशान भी दिखाए, तो पुलिस ने कैरन की बात मान ली। एमिली, लॉरेन और शॉन को अब अपने ही घर में डर लग रहा था, तो कैरन ने बच्चों को लेकर वापस टेक्सास मूव करने की सोची, एंड टेक्सास में ऑब्वियसली वो सबसे पहले सनी के पास गई। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जेम्स का बिहेवियर और भी खराब हो गया। वो अजीब अजीब बातें करने लगा, वो अपनी जॉब ढंग से नहीं कर रहा था, और वो रास्ते में चलते हुए लोगों पर, स्पेशली लड़कियों पर चिल्लाने लगा। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जेम्स क्रेग के पेरेंट्स ने उसे अपने फार्म हाउस पर वापस बुला लिया,
जो कि मैरिडन में था, और अब जेम्स अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। जब भी हॉलीडेज होते या फेस्टिवल आते तो केलर फैमिली में एक अजीब सी टेंशन आ जाती थी, स्पेशली बच्चों के लिए, कि पापा के साथ हॉलीडे मनाए या मम्मी के साथ। इन दिस सिचुएशन बच्चों को ये चूज करना पड़ रहा था कि वो किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। एमिली और लॉरेन ने जेम्स को पहले कैरन को हिट करते हुए देखा था, तो दोनों ने ही अपनी माँ को चुना। पर शॉन ज्यादा हॉलीडेज अपने डैड के साथ ही बिताता था। जेम्स अपने बेटे के सामने एक अच्छा डैड बनने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे जैसे साल खत्म होने आया जेम्स की हालत अब और भी खराब हो रही थी। अपने बच्चे के लिए सेफ फील ना करते हुए कैरन ने शॉन को वेकेशंस में जेम्स के घर नहीं भेजा। वो अपने सारे बच्चों को लेकर अपनी ग्रैंडमा डोरथी वाइट के घर चली गई, पर जेम्स को इस बारे में भी पता चल गया था और वो गुस्से में था कि कैरन उसके बच्चे उससे छीन रही है। एंड दिस इज वेयर James turned into a complete psycho. November 2009 डोरथी ने पुलिस स्टेशन कॉल करके कहा कि उनके घर में एक चोर घुस गया है और उसके हाथ में एक शॉटगन है। इस ऑडियो से साफ पता चल रहा है कि कॉल के समय डोरथी को यह पता नहीं था कि नीचे आदमी कौन है। एंड कॉल कट होने से पहले इस आदमी ने डोरथी को भी 2 गोली मारी थी। जब पुलिस इनके घर पे आई तो उन्होंने देखा कि डोरथी का काफी खून बह गया है और वो उस टाइम पर दीवार पे पसर के बैठी हुई थी। पुलिस जब घर को छानने लगे तो उन्हें कैरन डाइनिंग रूम में मरी पड़ी मिली। उसके बैग पर एक बहुत बड़ा होल था और डाइनिंग के आसपास खून के निशान भी थे। डाइनिंग रूम से बाहर निकलते ही पुलिस को एमिली सोफे के पास मरी पड़ी दिखी। एमिली की चेस्ट के पास एक पंप शॉट का निशान था और एमिली की बॉडी के पास गन की मैगजीन्स भी पड़ी थी। फोटोज में तुम लोग को नहीं दिखा सकता हूँ, पर एमिली के हाथ पर ग्रेप और ब्रूजेस के निशान भी थे। जब पुलिस एमिली की बॉडी चेक करी थी तभी अचानक उन्हें अपस्टेयर्स से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो लोग ऊपर के कमरे की तरफ भागे और उन्हें वहां लॉरेन बैठी दिखी, जिसकी पीठ में भी पंप शॉट के निशान थे और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो काफी जख्मी थी, पर इतनी बड़ी चोट के बाद भी वो बात कर पा रही थी। नेक्स्ट स्टेप जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ये लॉरेन और डेप्यूटी के बीच की कन्वर्सेशन है। ये बात ध्यान में रखना कि इस टाइम पे लॉरेन के पीठ में बहुत ही बड़ी चोट थी। Hold up. Don't move. I know. Don't move. I don't want to die. I'm gonna take care of you, okay? Make me alive. बहुत दर्द में होने के बावजूद भी लॉरेन पुलिस के क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी। डेप्यूटी ने उससे पूछा कि ये सब किसने करा, तुम्हें कोई अंदाजा है? तो लॉरेन ने कहा इट्स क्रेग, ही इज माय डैड। पुलिस ने जल्दी से लॉरेन और डोरथी को एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करी, पर लॉरेन बेचारी हॉस्पिटल पहुंचते ही मर गई थी। डोरथी ने भी हॉस्पिटल में घुसने से पहले जेम्स क्रेग का नाम लिया। अब बस इनके घर में एक ही आदमी बचा हुआ था, शॉन। शॉन घर में सबसे छोटा था और ये सब कुछ होते हुए उसने देख लिया था कैसे उसके डैड एक एक कर उसकी फैमिली मेंबर्स को मार रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर पाया और वो फ्रीज हो गया। और जैसे ही जेम्स उसके सामने आया, जेम्स ने बस शॉन को गन से इशारा करके भागने को कहा, जिसके बाद वो अपने नेबर्स के घर गया और उसने पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। ही वॉज सो स्कैर्ड कि जब पुलिस उसके दादी के घर आई तो वो तब भी अपने आप को फोर्स नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी दादी के घर की तरफ देखे। इतनी छोटी उम्र में शॉन को पता था कि उसके डैड ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है। पुलिस ने अगले दिन जेम्स क्रेग केलर की फोटोज हर जगह लगा दी और वो उसे ढूंढने के लिए पेट्रोल पर निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक उन्हें एक कॉल आया। एक लेडी ने जेम्स को सिटी से थोड़ा बाहर जंगल में अपनी गन और ट्रक छोड़ते हुए देखा था, तो पुलिस जल्दी से उस लोकेशन में गई और उन्होंने जेम्स को पकड़ लिया जब वो अपनी गन जमीन में दफना रहा था। पुलिस जब जेम्स से मर्डर के बारे में पूछ रही थी तो वो सीधा जवाब नहीं दे रहा था और उसने सारा का सारा ब्लेम सनी पर डालने का ट्राई करा। जेम्स ने यह कहा कि सनी उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रही थी, या मोर एक्यूरेटली वो कैरन से पैसे निकलवा रही थी, और उनकी ये रिलेशनशिप कभी भी सेक्स से आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी, जिसकी वजह से जेम्स को बहुत गुस्सा आया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने एमिली और लॉरेन को क्यों मारा और शॉन को क्यों जाने दिया, तो जेम्स ने कहा कि इन दोनों ने अपनी मॉम की साइड ले ली थी और शॉन अभी बच्चा है, मैं उसे अभी भी सही रास्ता दिखा सकता हूँ। कोर्ट में जेम्स क्रेग केलर ने मेंटल इलनेस से अपना केस रद्द करना चाहा। उसके लॉयर्स ने कहा कि मर्डर को लीड करते हुए दिनों में जेम्स की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से
उसे hallucinations हो रहे थे. And even though जेम्स के खुद के माँ बाप they hated him for killing Karen and their granddaughters. उन्होंने भी एक्सेप्ट करा कि डिवोर्स के बाद जेम्स का मेंटल कुछ ठीक नहीं था. ऐसा लग रहा था कि कोर्ट में जेम्स जीत जाएगा. पर लास्ट आदमी जिसने जेम्स क्रैग केलर के अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिफाई करा वो और कोई नहीं बट शॉन था. उसने कोर्ट में कहा कि मैंने अपने डैड को घर से अंदर आते हुए देखा, जिसके कुछ टाइम में एक बड़ी आवाज के बाद मेरी मॉम जमीन पर गिर गई थी. और ये सुनने के बाद कोर्ट का फैसला एकदम क्लियर था. उन्होंने जेम्स क्रैग केलर को अक्टूबर 2011 में डेथ सेंटेंसिंग सुना दी थी. Kaler showed no emotion today as he heard his fate. The execution sentence comes as retribution for the shooting deaths of 4 family members. Court at this time sentences the defendant for the crime of capital murder to death. James Craig Kaler opted not to speak on his own behalf and even asked if he could leave the room to avoid hearing the victim impact statements. Chief Judge Philip Fromm ordered him to stay. एक आदमी के कंट्रोलिंग नेचर और जेलिसी की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी और उसके लास्ट मोमेंट तक भी जेम्स के फेस पे कोई रिग्रेट नहीं थी. Which makes you ask a question कि क्या वो सच में मेंटली इल था या फिर पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ था कि एक आउटकम को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, which hurt his ego. Well with that, ये केस यहीं पर समाप्त होता है. तुम लोगों ने नोटिस करा क्या इस वीडियो के बीच में मेरी आवाज बहुत बार चेंज हुई? I've been sneezing so much. Go back and check at the start of this video. मेरी नाक इतनी लाल नहीं थी. Before you go, I would like to request you all that if you want to support me, please donate to me on UPI. मैं UPI से ही अपने ज़्यादातर केसेस लेता हूँ. So yeah, देखिए रहो तुम लोग किस टॉपिक में मैं बात करता हूँ. So it's very hard to monetize this thing. And with that, take care of yourself. Please keep your loved ones very close to you guys. And I will see you very, very soon. Bye bye.